तो जिस तरह से अब जो संभावना 2025 के लिए बन सकती हैं, और ख़ासकर वो बच्चे जो कहीं ना कहीं एसएससी के जो हथियार थे सबसे बड़े, नॉर्मलाइजेशन और रॉन्ग क्वेश्चन, उसकी वजह से जो डिजर्विंग बच्चे हैं वो कट ऑफ से बाहर हो गए। और आप समझ सकते हैं कि जब आपको ये लगता है कि जब मेरा सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, लेकिन फिर आपको पता चलता है कि किसी इन कारणों की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो आपके पास केवल फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं बच पाता। और उसी फ्रस्ट्रेशन से बाहर आने के बाद आपको फिर से एग्जाम देना है और फिर से उठ खड़ा होना है और सिलेक्शन पाना है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और क्योंकि आप भी खड़े होंगे, क्योंकि आपको भी सिलेक्शन पाना है, तो 2025 में आपको भी उसी तरह से कदम उठाने होंगे। अपनी स्ट्रैटेजी देखें, अभी यहाँ पे मैं ये बात करूँ कि आपको ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, स्ट्रैटेजी चेंज करनी है और अपने इतने घंटे पढ़ना है, वो सब बातें फिजूल की बातें हैं अभी, क्योंकि आप वो चीज पार कर चुके हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पहले तो डिजर्विंग कैंडिडेट की बात जो हम कर रहे थे कि कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके सिलेक्शन हो गया था, जबकि जो टेंटेटिव आंसर की थी और फाइनल आंसर की आई थी, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है और उसकी वजह से उनको सिलेक्शन मिला है। तो फिर एसएससी ने जो टेंटेटिव आंसर की थी उसमें उसी तरह से होना चाहिए था जिस तरह फाइनल आंसर की आई थी। वो शुरू से ही बताना चाहिए। जब एक बात तो सिंपल सी चीज ये समझे, जब इतने क्वेश्चन गलत हैं तो एसएससी ने कहीं ना कहीं वहां पर उन क्वेश्चनों को हटाकर बाकी क्वेश्चन से संबंधित मेरिट बनानी चाहिए। जब आपको ये लगता है कि अगर यहां पे 19 क्वेश्चन गलत थे तो उन 19 क्वेश्चनों को हटाकर जो बाकी बचे क्वेश्चन उसके बेसिस पे मेरिट बननी चाहिए, जिससे जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो जरूर उस लिस्ट में शामिल हो, अगर ऐसे एग्जाम में होता है तो। लेकिन अगर आप मार्क्स दे देते हैं तो फिर कंडीशन और हो जाती है। वो बच्चे जिनके मार्क्स कम थे और कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन और रॉन्ग क्वेश्चन के जो मार्क्स मिलने से वो अप चले जाते हैं। तो सबसे अच्छा ये होता कि अगर इन क्वेश्चनों को हटा दिया जाता और सबके मार्क्स देने के बजाय ये पॉलिसी अलग अपनाई जाती कि उनको हटाने के बाद उसकी कट ऑफ निकाली जाती। लेकिन आज हम यहां पे केवल ये डिस्कस करने हैं कि आप बहुत से वीडियो देख चुके होंगे कि जिसमें बहुत से बच्चे ये कह रहे हैं कि भाई 2025 का जो एसएससी सीजीएल का है उसको हम क्विट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। और जबकि इसमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जो न्यू कमर थे, मतलब जिन्होंने पहली बार एग्जाम दिया था, वो तो एग्जाम देंगे 2025 में। इसलिए जब आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं अब मुझे क्विट कर देना चाहिए, तो वो पॉइंट आपको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। आपको फिर से एग्जाम देना है। क्यों? क्योंकि देखें, अब आप ये समझे जैसे मानो किसी की केवल 1 या 2 साल बची हुई है एज, उसके बाद एज हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चले इससे ज्यादा भी हो सकता है। जिनके सिलेक्शन मिल सकता था उनको आप ये माने कि केवल लास्ट ही ईयर है आपके लिए, और उसमें आप जितनी तैयारी कर सकते हैं ना उतनी तैयारी करें। हालांकि बोलना और उसको प्रैक्टिकल में लाना दिन रात का अंतर है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। कोई ना कोई पॉइंट तो आपको ऐसा लेना होगा जिससे आप उससे मोटिवेट हो सके और अपने आप को इस स्थिति में पाएंगे जिससे 2025 में एग्जाम दोबारा से दे। क्योंकि देखें इन चीजों पर जहां पर अब अगर ये अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले उस पर बात कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। देखें डीवी स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ डिपार्टमेंट के डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ अपना स्टार्ट कर देंगे 1 या 2 दिन के अंदर। अगर आपके स्टार्ट नहीं हुए तो वो हो जाएंगे 1 या 2 दिन के अंदर। दूसरा, अब अगर डीवी स्टार्ट भी होता है, हम वहां पे वो संभावना को देख रहे हैं कि कहीं 2025 का एग्जाम जो डेट दी है नोटिफिकेशन की वो उससे आगे न खिसक जाए, और फिर उससे और जो प्रोग्राम था, मतलब और जिस तरह से आप तैयारी कर रहे थे उसमें भी आपको चेंज करना पड़ सकता है। देखिए अगर री एग्जाम होता है, देखिए वो भी ये संभावना है। अभी जो माननीय कोर्ट क्या डिसाइड करेगा, कोर्ट में मामला जाएगा या एसएससी जीत पाएगी या कैंडिडेट्स के फेवर में जाएगा, वो एक अलग चीज है। क्या इसमें एसएससी ने सचमुच में गलती की है या वो तो माननीय कोर्ट डिसाइड करेंगे। लेकिन री एग्जाम होता है
तब भी आपको क्या करना है, पढ़ना जरूरी है। ये आप सिंपल सी चीज समझे, आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं फिर से दोबारा चांस मिलेगा तो भी जाएगा आपका। क्लियर समझे आप? अगर री एग्जाम है तो भी आपको पढ़ना है। रिवाइज रिजल्ट से ऐसा हो सकता है 18,000 के कैंडिडेट चेंज नहीं होंगे, कुछ बच्चे हो सकते हैं चेंज, और जिनका सिलेक्शन हुआ है वो फिर वापस कोर्ट में जाएंगे। तो हो सकता है जो रिवाइज रिजल्ट की बात कर रहे हैं उससे नए कैंडिडेट है ना, उनको सिलेक्शन मिल जाए। कुछ जो कैंडिडेट जो नीचे की लाइन के आसपास थे उनको सिलेक्शन मिल जाए, लेकिन आप ये ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी वजह से जो सिलेक्टेड है उनको हटा दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जिस बेसिस पे उनका सिलेक्शन हुआ है। तीसरा, अगर इन दोनों में से एक भी चीज नहीं होती है तो जिस तरह जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वही अपनी ज्वाइन कर लेंगे और ज्वाइन हो जाएगी। तो उसके बाद आपके लिए 2025 का एग्जाम है और उसकी डेट क्या दी है, अप्रैल नोटिफिकेशन की, वो मई जून में आपका उसका प्री है एग्जाम है। तो उसके लिए भी आपको पढ़ना है 2025 के लिए, मतलब 3 कंडीशन में आपको पढ़ना है। री एग्जाम होता है तब भी पढ़ना है, 2025 अगर कुछ भी नहीं होता है तब भी पढ़ना है, 2000 और रिवाइज रिजल्ट होता है तो उसमें इतनी ज्यादा में संख्या में बच्चे नहीं जा सकते कि 18,000 का 36,000 कर दिया जाए सिलेक्शन और फिर उससे ज्यादा बच्चे संतुष्ट हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। उसमें लाइन के आसपास के कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है, वो तब भी जब मान्य कोर्ट डिसाइड करेगा। तो आपके पास जितने भी चांस है सारा क्या है, पढ़ना है। और ये आपको भी पता है वैकेंसी चाहे 2025 में 25,000 हो, 20,000 हो, 18,000 हो, 400 हो, तब भी आपको पढ़ना है। और उसमें सिलेक्शन लेने के लिए केवल आपको क्या करना है, आपको ऐसे पढ़ना है कि जैसे आपका ये लास्ट ईयर है फॉर्म फिल करने का, उसके बाद आप फिल नहीं कर पाएंगे तो अपनी जितनी भी एनर्जी है वो सारी यहां पे लगानी। अब हम बात करते हैं केवल 2025 में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो इसलिए कि एसएससी की जो गड़बड़ी थी वो उसकी वजह से, लेकिन 2024 में जो फॉर्म था उसमें 2025 में, लेकिन 2025 में और भी एग्जाम है। देखिए सीएचएसएल का एग्जाम है, अगर एसएससी की बात करूं मैं, रेलवे के एग्जाम है, बैंक्स के एग्जाम है, उसके अलावा स्टेट जॉब में भी एग्जाम है। तो एग्जाम तो सारे हैं, लेकिन सबसे यूनिक और कॉमन चीज क्या है इनमें, आपको पढ़ना। तो इसलिए जहां पे आप देखते हैं कि आई क्विट, मैं ये क्विट कर रहा हूं एसएससी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपनी तैयारी पर ध्यान दें। पढ़ना कैसे है, आपको कॉन्फिडेंस, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बनाना है वो आपको पता है। देखिए आपसे अच्छा कोई आपको ये नहीं बता सकता कि किस तरह पढ़ना है, वो आपकी रूटीन आपको डिसाइड करेगी आप किस तरह से पढ़ सकते हैं, कब कितना पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे कहूँ 10 घंटे पढ़ना है और 10 घंटे पढ़ने के बाद आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 6 घंटे पढ़ के 4 घंटे पढ़ के 4 घंटे तब जब आपके कॉन्सेप्चुअल क्लियर है तो भी आप सिलेक्शन पा सकते हैं। लेकिन मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिस और आपका पढ़ना। मतलब सिलेक्शन पढ़ने के बाद आपको मॉक देने हैं जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। मतलब लगभग 100 मॉक आप देंगे, 100 मॉक टेस्ट, तब उसके बाद आपका प्री का पेपर होना चाहिए। तब आप ये चीज समझ पाएंगे कि अगर आप ये मान सकते हैं कि ये रिजल्ट जो आपके लिए नहीं बना था कहीं 2025 में वो आपके लिए हो। लेकिन अभी जो मेन पॉइंट ये है, ज्यादातर बच्चे ये नहीं समझ पाएंगे कि इन सिचुएशन में जब आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है, और मेरे पास कुछ कमेंट भी आए थे कि इतनी मेहनत करने के बाद कैसे ये, मतलब हम उस चीज को मान लें कि ये सही है, जबकि हमारा सिलेक्शन होना चाहिए था, दूसरे का नहीं होना चाहिए था। और वो आपको पता है कि एससी में जैसे मैंने बताया ना 308 मार्क्स थे एससी कैटेगरी में, उसको सिलेक्शन नहीं मिला। 324 थे ओबीसी में, सिलेक्शन नहीं मिला। क्यों?
एसएससी ने नॉर्मलाइजेशन के नाम पर नेगेटिव मार्क्स कर दिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये रह जाता है, अब आपके पास केवल अब ऐसा भी नहीं है, देखें कि 18,000 जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनमें से 18,000 में से जो भी जितनी भी जो पोस्ट बच्चे सिलेक्ट किए हैं उनमें से सारे के सारे नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देख पाते होंगे कि जो टॉपर्स के इंटरव्यू हैं, टॉपर्स का केवल हर कोई किसकी बात कर रहा है, एक फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, 10th रैंक, 20th रैंक, लेकिन बाकी भी बच्चे हैं जिन्होंने अच्छी मेहनत की थी और उसके दम पर उन्होंने सिलेक्शन पाया।